फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल तो मेगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान में डीपीएसपी में आर्टिकल 37 और 38 को समझेंगे। साथ ही उनमें बैठे हुए उन चीजों को भी बताऊंगा जिनसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए आइए, आपका बहुमूल्य समय नष्ट नहीं करते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमने हेडिंग दिया है अनुच्छेद 37 एवं 38 डीपीएसपी की आत्मा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व की आत्मा। ये हेडिंग है, ये हमने दिया। ठीक है, आप भी कहीं और भी पढ़े होंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले तो ये मानिए कि डीपीएसपी जो है वो राज्य के लिए मार्गदर्शक है, लेकिन ऐसे मार्गदर्शक नहीं है कि राज्य उनकी अवहेलना कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डीपीएसपी की जो स्थिति है, आप अपने घर में उन बुजुर्गों की तरह समझ सकते हैं जो करेंगे कुछ नहीं, मतलब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, घर में बैठे हुए हैं, करते आपके मम्मी पापा या आप लोग ही हैं किसी भी कार्य, लेकिन आप उन बुजुर्गों की इच्छा का अनादर नहीं कर सकते जो आपके घर में बैठे हुए हैं। तो डीपीएसपी में सारे अनुच्छेद जो है हमारे घर के वो बुजुर्ग हैं या हमारे घर के वो लोग हैं जो डायरेक्ट तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनकी किसी भी इच्छा को हम अलग भी नहीं मान सकते हैं या उनके विरुद्ध भी नहीं जा सकते। ठीक है, यानी कि हमारे घर के मार्गदर्शक, ठीक है, और ऐसे मार्गदर्शक हैं जिनका नियम पालन करना अनिवार्य है, परंतु तत्काल में जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। डीपीएसपी शासन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिद्धांत, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे लोग यहीं से गड़बड़ा जाते हैं, डीपीएसपी क्या है, कैसे है, कोर्ट में पूछेगा, कुछ नहीं, वो मार्गदर्शक याद रखिएगा। मैंने अभी बुजुर्गों के जो उदाहरण से जो बताया उसको यहीं से ध्यान रखिए कि वो मार्गदर्शक है। ठीक है, इसी में एक चीज और आता है कि अनुच्छेद 36 जो है, देखिए डीपीएसपी जो कहां तक है, 36 से 51 तक। ठीक है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 1937 में आयरलैंड की जो संविधान थी वहीं से इसको लिया गया है। और भारतीय संविधान में पूछेगा आपसे कि डीपीएसपी जो है कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान में। कभी कभी वर्ष भी पूछता है तो मैं बता दे रहा हूँ, 1937 में आयरलैंड का जो संविधान बना था वहीं से लिया गया है। लेकिन आपसे जब पूछे तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से ये लिया गया है। कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक है। कैसा है, तो मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक का मतलब कि सरकार से लागू करवाने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। फिर है राज्य, पूछेगा कि डीपीएसपी में राज्य की परिभाषा कहां दिया हुआ है, तो आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी हुई है, लगभग वही है जो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 12 के लिए हमने वीडियो बना रखा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब डायरेक्ट आते हैं अनुच्छेद 37 पे। तो यहां से 3 प्रश्न आपसे पूछ लेगा। पहला, डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है, तो ये मार्गदर्शक है। दूसरा, कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। तीसरा, कि कहां से कहां तक है, तो इसको ध्यान रखें। और हाँ, मैं फिर से बोल दूं कि नोट्स खुद से बनाइएगा, किसी पर भरोसा नहीं। चलिए आगे अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37, इसके अनुच्छेद यानी कि यह डीपीएसपी द्वारा लागू नहीं परंतु शासन में मूलभूत है। अनुच्छेद 37 जो कहता है कि डीपीएसपी जो है वो न्यायालय द्वारा लागू नहीं है, अर्थात वाद योग्य नहीं है। हमने ये भी लिख दिया, एक जगह वाद योग्य लिख लिया था। पूछा था ना कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा वाद योग्य नहीं है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद से देखिए 36 में राज्य की परिभाषा, 37 साफ साफ कह दिया कि आप डीपीएसपी के उल्लंघन के लिए आप राज्य के विरुद्ध, राज्य कहा 36, राज्य के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। और यहीं से सवाल पूछेगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि आप डीपीएसपी के उल्लंघन के लिए राज्य के विरुद्ध न्यायालय नहीं जा सकते हैं। अनुच्छेद 37 ये लंबा चौड़ा है, ठीक है, परंतु यहां पे ध्यान रखिएगा वाद योग्य नहीं, वाद योग्य नहीं है। एकदम यही पूछता ही है, वाद योग्य नहीं। एक चीज हमने यहाँ पे रेड में लिख रखा, परंतु शासन में मूलभूत है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जब भी कोई राज्य अपने कानून बनाएंगे तो उसमें डीपीएसपी की प्रकृति को ध्यान रखें, उसके प्रकृति के विरुद्ध कोई कानून नहीं बनाएंगे। माननीय कोर्ट का कहना है कि देखिए ऐसा है कि वाद योग्य तो नहीं है, आप उल्लंघन के लिए नहीं आ सकते, लेकिन जब भी राज्य कोई कानून बनाएगा तो उसमें इन सब तत्वों का ध्यान रखेगा। कहां से कहां तक, 38, 39, 40, 41, 42, 51 तक जो है उसको ध्यान रखेगा। इसीलिए कहा गया है कि शासन में मूलभूत है।
अब एक प्रश्न यहां से यह भी पूछेगा कि निम्न में से कौन सा यह अनुच्छेद घोषित करता है कि डीपीएसपी वाद योग्य तो नहीं है परंतु शासन में मूलभूत है। तो अनुच्छेद 37, इसलिए हमने अलग से लिख रखा है। इसके अलावा एक पॉइंट और रखा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इसका ध्यान रखे। इसी को हमने बड़ा डिटेल में लिख रखा है कि राज्य का यह कर्तव्य है, याद रखिए यह कर्तव्य है, कर्तव्य वो भूल नहीं सकता है कि वह बनाते समय ध्यान रखे। एक चीज आपके दिमाग में बार बार आना चाहिए, जो नए बच्चे पढ़ते हैं उनको समझ में होना चाहिए कि आखिर है क्या, राज्य क्या करेगा। देखिए राज्य जब भी कोई कानून बनाता है तो वो ध्यान रखेगा कि हमारे देश में असमानता जो है उसको कम किया जाए, बड़े बुजुर्ग जो है उनको संरक्षित किया जाए, बच्चे कुपोषित न हो, महिलाएं कुपोषित न हो। ये जितने भी प्रोग्राम चलाए जाते हैं, आपने सुना होगा विधवा पेंशन, मातृत्व योजना, तरह तरह की योजनाएं, तरह तरह की वेलफेयर योजनाएं, या जो कोई कमजोर वर्ग है उनके लिए, तो ये सब इसी के यहीं से शक्तियां प्राप्त कर करके वो कानून बनाए जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि राज्य कानून बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखेगा। 37 यही सब कहता है। अब क्या क्या रहेगा वो 38, 39, 40, 41, 42 में, तो वो उतना नहीं हो जाएंगे। अभी 37 और 38 को देखेंगे। 37 से सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जाता है, ठीक है, क्या क्या वाद योग्य, शासन में मूलभूत और राज्य का कर्तव्य है कि वह इसको ध्यान रखे, इसी को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हमने घर के बुजुर्गों वाली परिभाषा बताई। अब आपके घर के बुजुर्ग हैं, शादी विवाह हो रहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे करो वैसे करो, शादी होगा तो ऐसे होगा ऐसे करेगा, तो क्या कोई परिवार उनके विरुद्ध जाता है? स्पष्ट बात नहीं जाता। लेकिन उनकी बातों को मानना ऐसा तो भी नहीं है कि तुरंत मानिए ले, नहीं, आदमी बैठचीत के बातचीत विचार करता है फिर उसको करता है। चलिए आगे अनुच्छेद 38 को देखते हैं। अनुच्छेद 38 जो है ये बहुत ही ज्यादा घुमा घुमा के प्रश्न इससे पूछा जाता है, तो हमने इन सब चीजों को संक्षेप करके लिख रखा है। अनुच्छेद 38 जो कहता है उसका हेडिंग जो है वो सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। याद रखिए, भुलाए इससे अच्छा है कि हमने उसको लिख दिया है सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। याद रखिए, समाज, समाज में सब, हिंदू मुस्लिम लूल्हा कुछ भी नहीं, समाज मतलब समाज, भारत के लोग। सामाजिक व्यवस्था की स्थापना क्या, तो हमारा जो संविधान है या जो भी कानून बनाएगा, जो भी शासन के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार जो भी नियम कानून बनने में, उसमें दो चीज को ध्यान रखना है, समानता और कल्याणकारी। यही सवाल पूछेगा कि कौन सा अनुच्छेद भारत में समानता एवं लोक कल्याणकारी व्यवस्था की बात करता है। तो अनुच्छेद 38। अब कहिए कि कैसे ये समानता लोक कल्याणकारी कैसे? तो देखिए, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करे। देखिए हमने अलग रंगों से लिख रखा है, वहां तीन चीजें, पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय पर आधारित व्यवस्था स्थापित करे। तो ये क्या हुआ? ये हो गया समानता। समानता, अच्छा, हमारे देश में यही प्रकार की समानता का वर्णन भी किया गया है, बाकी कोई समानता का नहीं किया गया है। खूब पैसा कमा के आप असमान हो सकते हैं, ठीक है ना, मतलब यही है। क्या क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, यानी कि तीन प्रकार के न्याय की व्यवस्था इसमें की गई है। कैसे न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब सामाजिक न्याय का तो कानून बन जाता है कि भाई छुआछूत मत रखो, लोग एक दूसरे को तरह तरह के अभद्र या गंदे चीजों से सूचित नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लोग अपने आप को डिमोरलाइज समझे। आर्थिक में भी तो समझ में आ रहा है कि सबको कमाने का हक दिया जाए, लेकिन सबको कमाने का हक दिया जाए का मतलब ये नहीं है कि किसी का कमाई छीन लिया जाए। भारत में ये चीज नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात थी। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब एक वोट एक ताकत, इतने याद रखिएगा। हमारे यहाँ इस देश के जो सबसे धनाढ़ आदमी, जिनका भी आप नाम जानते हैं, उनका, और आपके बगल में बैठा हुआ वो आदमी जो दिन भर कमाता है रात को खाता है, बस उसकी इतनी हैसियत है। राजनीति में, राजनीतिक संवैधानिक अनुसार के या संविधान के अनुसार राजनीतिक रूप से वो दोनों इक्वल है। क्यों? क्योंकि एक वोट एक ताकत, वो एक ही वोट दे सकते हैं। बस समझ रहे? ऐसा नहीं है कि गांव का अमीर आदमी है तो 10 आदमी को चुन देगा, 10 को वोट दे देगा, गरीब आदमी देगा, नहीं। राजनीतिक न्याय का मतलब एक वोट एक व्यक्ति, और साथ ही कोई भी निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करके चुनाव लड़ सकता है या कुछ भी कर सकता है। बाकी तो धनबल का चीज होता है, अलग अलग है। तो यहीं पर ध्यान रखिएगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। अब कहिए कि सिनेमा तो हम भी जानते थे, लेकिन पूछ देगा आपसे कि अनुच्छेद 38 में
कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? हाउ मेनी टाइप्स? तो लिखना होगा 3 प्रकार का। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब सामाजिक न्याय कैसे आएगा? आर्थिक न्याय कैसे आएगा? राजनीतिक न्याय कैसे आएगा? आएगा ना। तो उसके लिए फिर अलग अलग एक चीज है। अगला कहता है कि राज्य लोगों के मध्य, यानी कि जितने भी लोग हैं उनके मध्य आय, स्थिति एवं सुविधाओं की असमानता को कम करेगा। यहां पे भी देखिए 3 चीज है। आय मतलब इनकम, स्थिति यानी कि पोजीशन, और सुविधाएं यानी कि अपॉर्चुनिटी। इन 3 के असमानता को कम करेगा। याद रखिएगा, असमानता को कम करना है, असमानता को कम करना है, ना कि मतलब असमानता को बढ़ा देना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं आरक्षण होती है या किसी वर्ग को सुविधाएं दे दी जाती हैं, तो उन्हें लगता है कि नहीं, आप कुछ को सुविधा ज्यादा दे रहे हैं। नहीं, राज्य का वहां पर मानना होता है कि कुछ जो वर्ग हैं, कुछ जो समाज के लोग हैं और जो बाकी उनके कंपटीटर हैं, उनके बीच में असमानता बहुत ज्यादा है। तो हम उस असमानता को 2 तरह से कम कर सकते हैं। या तो जो टॉप लेवल के लोग हैं उनकी सुविधाओं को कम कर दें, और नहीं तो नीचे वाले लोग उनको लिफ्ट कर दें। तो यदि हम टॉप लेवल को दबाते हैं तो एक तरह से हमारे देश में क्लैश हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, और ये भी एक तरह से लोगों के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। तो राज्य क्या करता है कि जो नीचे के लोग हैं उनको ऊपर कर देता है, लिफ्ट कर देता है, वही तुम दे देते, तुम भी आ जाओ, कंपटीशन में करो। जैसे किसी वर्ग को क्या करेगा कि राज्य नौकरियों में उम्र में छूट दे देगा, 3 साल, 2 साल, 1 साल। किसी के क्या करेगा कि पढ़ाई लिखाई के लिए छूट दे देता है। तो ये सब जो है, ये इसी अनुच्छेद में ये सब शक्तियां दी गई हैं, या निर्देशित शक्तियां तो नहीं कह सकते, निर्देशित किया गया है कि आप ऐसा काम करेंगे कि लोगों के बीच इनकम, पोजीशन एवं अपॉर्चुनिटी, असमानता को कम किया जाए। बात समझिए, बहुत सारे लोग यहीं पे गड़बड़ा जाते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, संविधान में ये चीज लिखा हुआ है कि उसको कम किया जाए। नहीं, कम नहीं करना है। याद रखिए, असमानता को कम करना है, इनइक्वालिटी को कम करना है, ना कि मतलब उसको क्या करते हैं, अगला को दबा देना है। जो इक्वल नहीं है उनको इक्वल बनाया जाए। कैसे बनाया जाए? तो मैंने पहले भी बोला कि या तो पहला को दबा दिया जाए, नहीं तो नीचे वाले को लिफ्ट कर दिया जाए। तो नीचे वाले को लिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, परीक्षाओं में जब जाते हैं या बाहर कहीं जाते हैं, तो कुछ वैसे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से उस तरह से नहीं होते हैं जैसे आप होते हैं। तो सरकारें हैं, उनके लिए कुछ अलग सुविधाएं देती हैं। आपके घर में भी वैसे कुछ सदस्य होते हैं जो उस तरह से चल फिर दौड़ बोल नहीं सकते हैं जैसा आप होते हैं। तो हम आप उनको सुविधाएं देते हैं कि नहीं देते हैं? उनको बराबरी पर रखते हैं कि नहीं रखते? तो राज्य का भी यही काम है। ये सिंपल सी बात है। तो ये 36 तो राज्य की परिभाषा। 37 और 38, 37 और 38 में एक चीज जो सबसे ज्यादा पूछता है, वही कहेगा कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत में समानता एवं लोक कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है? तो अनुच्छेद 38, समानता, लोक कल्याणकारी। समानता कहां से? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। लोक कल्याणकारी कहा? तो आय, स्थिति एवं सुविधा की असमानता। लोक कल्याण हुआ ना, लोगों का कल्याण करना हुआ। ये दोनों चीज को ध्यान रखना होता है। एक बार खुद से कॉपी ले, लिख ले, तरह तरह के कंडिकाओं में, जैसे हमने बांटा है बांट लीजिए, ये हमने बांटा है आप अलग से बांट लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां तक तो आ गए। एक चीज और आजकल परीक्षाओं में पूछता है, खास करके पीसीएस के परीक्षाओं में या ग्रेजुएशन स्तर परीक्षाओं में ज्यादा पूछ लेता है, उसको भी देख लेते हैं। डीपीएसपी की जो प्रकृति है वो वाद योग्य नहीं है। कैसा है? वाद योग्य नहीं है। आजकल जो बात ज्यादा पूछ ले रहा है कि वो कहता है कि डीपीएसपी से बाहर, संविधान के भाग 4 से बाहर ऐसे कौन से अनुच्छेद हैं जो डीपीएसपी ही प्रकृति के है ना? तो 3 अनुच्छेद हमने खोज के रखा है। पहला भाग 16 का अनुच्छेद 325, दूसरा भाग 17 का अनुच्छेद 350 का भाग 17 का ही अनुच्छेद 351। आपको याद रखना, पहला 16 का 325 और बाकी 2 जो है 17 का ही है। 17 का अनुच्छेद 350 का और 350 का 51। ये क्या कहता है? भाग 16 का अनुच्छेद 325 कहता है सेवाओं में एससी एसटी के दावे, यानी कि राज्य मिनिमम योग्यता बनाए रखते हुए एससी एसटी के दावे को बनाए रखेगा, यानी कि कार्यकाल प्रभावित न हो उस स्तर तक कम से कम में एससी एसटी के जो आरक्षण है उनको बना करके रखेगा, ताकि वो भी समाज के मुख्य धारा में आ सके। दूसरा है अनुच्छेद 17 का भाग 17 का अनुच्छेद 350 का मातृभाषा में शिक्षा। राज्य का यह कर्तव्य है कि वह बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिहारी हैं तमिलनाडु में जाके बोले कि नहीं नहीं
हमको तो भाई अब हिंदी में शिक्षा देना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बाध्य योग नहीं है। सरकार ये सुविधा करती है, वहां हिंदी में पढ़ाई होती है, आप पढ़िए, लेकिन आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि नहीं नहीं हमारा बच्चा तो भाई कहाँ, हिंदी भी छोड़ दीजिए, कोई मगही है, भोजपुरी है, मैथिली है, जाके बोले वहां की ना ना हमारा तो भाई हिंदी में पढ़ाइए, मगही में पढ़ाइए, हमारा बच्चा मगही में पढ़ता है। या लद्दाख में जाके बोलिए कि ना ना, कोई बंगाल का या उड़ीसा का आदमी बोले कि ना ना हमारा बच्चा तो बांग्ला भाषा पढ़ता है, वो बांग्ला से अलावा कुछ समझता नहीं, हम भेज में नहीं करेंगे, अन्य तो बांग्ला में पढ़ाइए। अब स्कूल बच्चा कहाँ से बंगाली टीचर लाएगा, है ना। ये राज्य का कर्तव्य है कि बच्चों को मातृभाषा, याद रखिए, मैं हिंदी इंग्लिश तेलुगु तमिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराए। समझ रहे हैं ना। हाँ, भाग 17 का है, 6 351 कहता है हिंदी का विकास, राज्य का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का विकास करे। अब हिंदी भाषा का विकास करे का मतलब ये नहीं है कि कानून बना के बोल दे कि नहीं कल से भारत में सब भाषा बंद, हिंदी भाषा चलेगा, नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी प्रकृति भी डीपीएसपी की ही तरह है, यानी कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह करे, लेकिन बाध्य योग नहीं है कि आप कोर्ट चले जाइएगा। राज्य तुरंत नहीं करेगा, यह राज्य की इच्छा के ऊपर निर्भर है, कब करेगा, कैसे करेगा। बाध्य योग का मतलब यही, सॉरी क्या बोलते हैं, कर्तव्य में बाध्य योग नहीं है का मतलब यही होता है। तो इस तरह के भी प्रश्न आजकल ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से संविधान भाग 4 से बाहर ये कौन कौन से अनुच्छेद हैं जिनकी प्रकृति भी डीपीएसपी प्रकार की है। तो ये 3 को कम से कम याद रखेगा, परीक्षाओं में 3 ज्यादा पूछा है, इसलिए हमने इसको लिख रखा है। तो एक नजर आप देख लीजिए, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। और हाँ, मैं फिर से आपसे बात कर लूं कि खुद से माने कि मेरे वीडियो देखे या अन्य जो साधन है वहां से जैसे भी साधन और खुद से नोट्स बनाए। बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो देख लेते हैं, गूगल पे पढ़ लेते हैं, आजकल चैट जीपीटी पे या कहीं पर भी पढ़ लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं, खुद से नोट्स बनाना है, उसके बाद देखिए सफलता आपके पास रहेगी। बहुत नहीं पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है और ढंग से पढ़ना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।